एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम एक दो नहीं बल्कि चार टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये चारों टॉपिक जो है वो एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड है, इसलिए इनको एक वीडियो में ही कवर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉपिक क्या है? राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus एंड देन लाइसोसोम का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। अब राइबोसोम को स्टार्ट करने से पहले जस्ट प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियस के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि इसके अंदर एक डेंस राउंड शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ये न्यूक्लियोलस वाला जो रीजन है, ये वही रीजन है जहां पर राइबोसोमल सब यूनिट्स जो है उसकी सिंथेसिस होती है। इस न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स, राइबोसोम की दो यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है। इन दोनों यूनिट की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस के अंदर हो जाती है। अब यहाँ पर सिंथेसिस हो गई, इसके बाद ये दोनों यूनिट जो है न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस से एग्जिट कर जाती है, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू कहां पर आ जाती हैं? ये आ जाती हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जब दोनों यूनिट आ जाती है तो फिर ये एक दूसरे के साथ असेंबल हो जाती है और एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं राइबोसोम। ये सारी डिटेल हम कल के वीडियो में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब ये जो राइबोसोम बन गया साइटोप्लाज्म में, ये जो राइबोसोम है इसको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्रीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम का ही होता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। अब इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम जो है ये बहुत ही टाइनी टाइनी मतलब बहुत ज्यादा छोटा स्ट्रक्चर होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देख सकते हो। अब ये जो राइबोसोम है, ये आपको सेल का ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें फ्रीली फ्लोट करता हुआ, फ्री मूव करता हुआ आपको मिल सकता है, या फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी सरफेस पर इस तरीके से अटैच्ड हुआ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दो लोकेशन हो सकती है राइबोसोम की, कि साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली फ्लोट करता हुआ दिख जाए या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर इस तरीके से अटैच्ड हमको दिखाई दे जाए। ये हो गया, ठीक है। तो ribosome may be present either freely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum। ठीक है, राइबोसोम आर दी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है। तो ये था बहुत टाइनी सा ही इसका कॉन्सेप्ट, टाइनी स्ट्रक्चर, टाइनी कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है अभी तक का, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉन्सेप्ट अब हम समझेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लार्ज स्ट्रक्चर मतलब कि अच्छा खासा बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ईआर भी बोला जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी उसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी, प्रोटीन्स बन रहे थे, इसलिए उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोल दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको हम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बोल रहे हैं। इसमें भी कुछ ना कुछ तो मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा। तो कुछ ना कुछ में क्या क्या आ जाता है, इसमें प्रोटीन्स भी बनता है, इसमें लिपिड फैट की सिंथेसिस भी होती है, और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है उनमें हार्मोन की सिंथेसिस भी होती है, इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता दो कि बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक लार्ज ऑर्गेनेली होता है। बिल्कुल होता है, ये एक लार्ज ऑर्गेनेली। कैसे लार्ज ऑर्गेनेली होता है कि ये जो सेल होती है हमारी, ठीक है, इस तरीके से एक छोटा सा सेल हमने ड्रॉ कर लिया। इस सेल में ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, डबल लेयर्ड होता है न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस की आउटर लेयर होती है, ठीक है, ये क्या हो गई आउटर लेयर, अंदर वाली इनर लेयर। तो ये जो आउटर लेयर है इसी से ये इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ पर बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरीके से ये इसी से कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क, थ्रेड ऑफ नेटवर्क की तरह फैला हुआ होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये एक लार्ज ऑर्गेनेली होता है। सो एंडोप्लाज्मिक जो है ये एक लार्ज ऑर्गेनेली होता है।
जो कि स्प्रेड करता है, जो कि फैलता है नेटवर्क की तरह विद इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क की तरह ये फैला हुआ होता है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर में अगर देखोगे तो ये आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन है, यहां से ये इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर है और एक नेटवर्क की तरह सेल के साइटोप्लाज्म में इस तरीके से ये फैला हुआ होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद बोला है, यही बोला है कि ईआर इज कॉन्टिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ईआर है इज कॉन्टिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप या फिर इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। तो करेक्ट आंसर होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया हमारा यहां तक का कॉन्सेप्ट। अब इसके फंक्शंस आ जाते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसके फंक्शन क्या होते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंथेसिस करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसका? प्रोटीन्स का, फैट लिपिड्स का और कुछ सम हॉर्मोन्स इन सम स्पेशलाइज्ड सेल्स। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसको मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो सिंथेसिस हो रही है। क्या क्या सिंथेसिस हो रहा है? प्रोटीन्स बन रही हैं, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है। फैट लिपिड्स बन रहे हैं, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है। और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स में हॉर्मोन्स भी बन रहे हैं और उनको भी ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है। तो ये इसके मेन फंक्शंस हो जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ईआर इन अ सेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। अब ये जो ईआर का हमने बोल दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक लार्ज सेल ऑर्गेनेली होता है, नेटवर्क की तरह सेल के साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेल के फंक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि हो सकता है थोड़ा स्मॉल साइज का भी हो सकता है लार्ज साइज का इसका स्ट्रक्चर हो। तो ये सेल के फंक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर यदि हम इसके टाइप की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप जो होता है इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा टाइप जो होता है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर यदि हम बोले कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जा रही है, तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जा रही है तो यहां पर तो हमने ये चीज समझ ली थी कि ये नेटवर्क की तरह फैला हुआ होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियर एनवलप की, वहां से ओरिजिनेट होता है। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होता है? जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर ये राइबोसोम से इस तरीके से अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स जो है वो अटैच्ड हो गए और जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू आप देखते हो तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस जो है वो आपको खुदरी सी रफ तरीके की दिखती है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको शॉर्ट में RER के नाम से जाना जाता है। ठीक है, R फॉर रफ, ठीक, E फॉर एंडोप्लाज्मिक एंड R फॉर रेटिकुलम। तो इसलिए इसको शॉर्ट में RER के नाम से बोला जाना जाता है। इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज राइबोसोम अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच्ड रहते हैं, उसकी वजह से इसका जो अपीयरेंस है वो रफ दिखता है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है, प्रोटीन के सिंथेसिस में एंड प्रोटीन के सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन का सिक्रीशन करना। ठीक है, अभी ऊपर में हम एक कंबाइन वे में पढ़ के आ चुके थे यहाँ पर कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम है प्रोटीन्स बनाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, लिपिड्स फैट्स बनाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स में हॉर्मोन्स बनाना, सिंथेसिस करना एंड ट्रांसपोर्ट करना। एक कंबाइन वे में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन इसके दो टाइप हैं तो दोनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो प्रोटीन का जो बनाने का काम है, प्रोटीन को जो बनाने का और उसको सिक्रीट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम है किसका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ग्लैंड सेल्स में जैसे कि पेनक्रियाटिक सेल्स जो है ये बहुत ज्यादा प्रोटीन्स जो है उसको सिंथेसाइज करती हैं। दूसरा टाइप है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है,
अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको शॉर्ट में SER के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? क्योंकि इसकी सरफेस पर कोई भी राइबोसोम जो है वो अटैच्ड नहीं होता। यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक भी इस तरीके का डॉट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी राइबोसोम अटैच्ड नहीं दिख रहा है। जब राइबोसोम इससे अटैच्ड नहीं होता है तो इसकी सरफेस जो है वो एकदम स्मूथ होती है, चिकनी होती है, इसीलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट डज नॉट हैव राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं एंड देयरफॉर लुक्स स्मूथ, इसलिए ये स्मूथ दिखाई देता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हॉर्मोन्स। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या है? फैट और कुछ हॉर्मोन्स जो है उनकी सिंथेसिस करना और उनको स्टोर करने का काम ये करता है। तो एक कंबाइंड वे में जो फंक्शंस पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो उसमें जो दो टाइप हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, कि रफ का काम है प्रोटीन्स बनाना, सिक्रीट करना, स्मूथ जो है उसका काम है फैट, लिपिड्स और हॉर्मोन्स जो हैं उनको सिंथेसाइज और स्टोर करने का। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दी प्रोटीन फैक्टरीज which organelle is known as protein factory, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? राइबोसोम्स। प्रोटीन फैक्टरीज पूछा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर why smooth endoplasmic reticulum is known as smooth endoplasmic reticulum, क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट डज नॉट हैव राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। एक नंबर में भी इस तरीके के आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम जानते हैं गोल्जी एपरेटस। अब ये जो गोल्जी एपरेटस है इसको पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर बोला जाता है। जैसे कि आपने देख लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स भी बने, फैट लिपिड्स भी बने, कुछ हॉर्मोन्स भी बने। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं किसके पास? गोल्जी एपरेटस के पास। ये जो गोल्जी एपरेटस है इनको मॉडिफाई करेगा, इनको शॉर्ट करेगा, मतलब कि एक सीक्वेंस में लगाएगा, उसके बाद इनकी पैकेजिंग करेगा वेसिकल्स की फॉर्म में, राउंड सर्कुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में, जिसको वेसिकल्स बोला जाता है। वेसिकल्स की फॉर्म में इसको क्या कर दिया? इसमें पैकेजिंग कर दी। उसके बाद इसको फाइनल जो इसका एड्रेस है वहां पर ये क्या करेगा? पोस्ट कर देगा, शिपिंग कर देगा इसकी। तो इसीलिए इसको गोल्जी एपरेटस को दी पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि गोल्जी एपरेटस का जो स्ट्रक्चर है वो हमें कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो गोल्जी एपरेटस है इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, फ्लैटेंड स्टैक्स होते हैं इस तरीके से। और जब ये फ्लैटेंड स्टैक जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है एक दूसरे के साथ में अटैच्ड हो जाते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाता है? गोल्जी एपरेटस। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये स्टैक्स हैं, फ्लैटेंड चिपके हुए स्टैक्स हैं। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो स्टैक्स है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो स्ट्रक्चर बन जाता है किसका? गोल्जी एपरेटस का। सो ये होता है गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर। तो अब हम गोल्जी एपरेटस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। गोल्जी एपरेटस पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, ये ठीक है। इफ यू केयरफुली लुक एट द डायग्राम ऑफ अ सेल, अगर आप सेल के डायग्राम को, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है पूरा, उसको बहुत ही केयरफुली देखोगे तो आपको नोटिस करोगे स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे कि मैंने बता दिया कि जब आप सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पर आपको फ्लैट इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो है ये देखने को मिलेंगे। जब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वही स्ट्रक्चर गोल्जी एपरेटस कहलाता है। ठीक है, टुगेदर दीज स्टैक्स फॉर्म दी गोल्जी एपरेटस, तो साथ में मिलके ये गोल्जी एपरेटस बनाते हैं। इट इज फंक्शनली लिंक्ड, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पार्ट इंपॉर्टेंट भी है कि गोल्जी एपरेटस जो है वो फंक्शनली किस किस के साथ में लिंक होता है। तो गोल्जी एपरेटस फंक्शनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लिंक्ड होता है,
सेल मेम्ब्रेन के साथ भी ये लिंक्ड होता है, साथ ही साथ अदर सेल ऑर्गेनेलीज जो है उनके साथ भी ये लिंक होता है। ठीक है, तो it is functionally linked to the endoplasmic reticulum, the cell membrane and the other cell organelles। other cell organelles के साथ में भी ये लिंक होता है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस एक्ट लाइक अ सेल्स पोस्ट ऑफिस। जैसे ये जो गोल्जी एपरेटस है वो सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। जैसे कि हमारे जो नॉर्मल पोस्ट ऑफिस होते हैं वहां पर उन्हें कोई लेटर मिला, लेटर पे उन्होंने देखा कि ये इस पर्सन ने इस पर्टिकुलर प्लेस पर हमें ये लेटर जो है वो पोस्ट करना है। हमारे पास प्रोडक्ट आया, हमने चेक किया, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन चेक की, फिर उसके बाद उसको हम उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर स्टेट के भी किसी पर्टिकुलर सिटी में, उस पर्टिकुलर सिटी के भी किसी पर्टिकुलर एरिया में एक पर्सन के घर पे भेजना है। तो इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस के पास प्रोटीन्स, लिपिड्स, हॉर्मोन्स आए। ठीक है, गोल्जी अपरेटस ने उनको मॉडिफाई किया, सॉर्ट किया, एक सीक्वेंस में अरेंज किया, उनकी पैकिंग की वेसिकल्स की फॉर्म में, और उसके बाद अब इनको उनकी पर्टिकुलर जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पर भेजना है। ठीक है, तो इसीलिए जो गोल्जी अपरेटस है वो सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह भी एक्ट करता है, काम करता है। ठीक है, इट मॉडिफाइज sort and package proteins and or lipids into vesicles for transport secretion। वेसिकल्स मतलब कि कुछ इस तरीके का राउंड शेप का एक स्ट्रक्चर हो जाता है जिसको हम वेसिकल्स बोलते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के पास में आप देखोगे तो ये कुछ आपको इस तरीके का वेसिकल्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये राउंड राउंड टाइप के, इसी को वेसिकल बोला जाता है। तो जो भी इसके पास प्रोटीन्स, लिपिड्स, हार्मोन्स आते हैं उनको फाइनली ये मॉडिफाई सॉर्ट पैकेज करके एक वेसिकल की फॉर्म में बना देता है, और उसके बाद ये फाइनल इनकी जो लोकेशन होती है वहां पर पहुंचा दिए जाते हैं। इस तरीके से काम होता है। तो यही काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि इट मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, पैकेज करता है प्रोटीन्स और लिपिड्स को इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट सिक्रीशन। यहाँ इतना काम तो करता ही करता है, लाइसोसोम फॉर्मेशन का काम भी किसका होता है? गोल्जी एपरेटस का। लाइसोसोम फॉर्मेशन भी करता है गोल्जी एपरेटस। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट गोल्जी एपरेटस का। अगर यदि हम मीट दी साइंटिस्ट की बात करें कि गोल्जी एपरेटस का नाम जो है वो किसके नाम पर पड़ा, तो साइंटिस्ट थे, एक इटालियन साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी नाम के। ठीक है, ये इटालियन साइंटिस्ट है कैमिलो गोल्जी। Golgi apparatus was first observed in 1898 by Italian scientist Camillo Golgi in the nerve cells of barn owl। जो बार्न आउल है उसके नर्व सेल्स में गोल्जी एपरेटस जो है उसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था यूजिंग स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक। एक स्पेशल टेक्निक यूज करके उसको ऑब्जर्व किया था। जब इन्होंने ऑब्जर्व किया, सॉरी थोड़ा सा जुकाम सा भी हो रहा है, जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो बहुत थ्रेड लाइक नेटवर्क जो है वो दिखा, लेकिन स्ट्रक्चर की कोई भी बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं थी। अर्ली माइक्रोस्कोप कुड नॉट रिजॉल्व इट क्लियरली। जो माइक्रोस्कोप उस टाइम पे थे 1898 में, वो इसके स्ट्रक्चर को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इसी वजह से डाउट जो है वो बना रहा। However, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन कंफर्म इट डिकेड्स लेटर। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स जो है वो बन गए तब इसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी ऑब्जर्वेशन की और सारे स्ट्रक्चर जो है उसको कंफर्म किया गया। एंड देन व्हेन द स्ट्रक्चर वाज क्लियरली सीन, जब स्ट्रक्चर क्लियरली देखा गया, कंफर्म हुआ, इट देन नेम पड़ा गोल्जी एपरेटस इन हिज ओनर। इनके ओनर में उसका नाम जो है वो गोल्जी एपरेटस रख दिया गया। तो ये था मीट दी साइंटिस्ट। ये जो कैमिलो गोल्जी है इनके नाम के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है। गोल्जी एपरेटस का नाम जो है वो किसके नाम पर पड़ा, तो एक इटालियन साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम पर गोल्जी एपरेटस का नाम पड़ा। ठीक है, गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी के नाम से इसको जाना जाता है। ये हो गया। अब हमारा लास्ट आ जाता है, लास्ट टॉपिक जो कि है लाइजोसोम। अब हमने देख लिया कि गोल्जी एपरेटस लाइजोसोम फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइजोसोम जो है ये भी एक वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको दी क्लीनअप सिस्टम भी बोला जाता है। अब आपने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता हुआ आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका घर है, आपके घर में कोई प्रोडक्ट आया, पैकेजिंग वाला काम आपके घर पर होता है, आपको प्रोडक्ट रिसीव हुआ, अब आपको उसकी फाइनल
पैकिंग करनी है, टैग लगाना है, टैग लगाने के बाद उसको डिलीवर करना है, पोस्ट करना है। तो जब इतना सारा काम चल रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो गंदगी होगी, कुछ कागज के टुकड़े भी हो सकते हैं गिर जाए, कुछ टेप वगैरह भी इधर-उधर चिपक जाए, तो इस तरीके से धीरे-धीरे बहुत सारी गंदगी हो सकती है अगर घर को आप साफ नहीं करोगे। तो उसी तरीके से जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स बने, उसने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गोल्गी एपरेटस के पास। गोल्गी एपरेटस ने उनको मॉडिफाई किया, सॉर्ट किया, उसकी पैकिंग की, उसको पोस्ट किया। तो इतना सारा काम करने पर इसके अंदर, सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ तो गंदगी हो सकती है, ठीक है। अब इस वेस्ट को, इस गंदगी को कौन साफ करेगा? इसको साफ करने का काम होता है लाइसोसोम का, इसीलिए इसको क्लीन अप सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। राउंड शेप का ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। सेल्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल एंड डैमेज्ड वर्न आउट ऑर्गेनेलीज ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज। सेल जब बहुत सारी सेल्यूलर एक्टिविटी कर रहा होता है तो वो वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है। कुछ सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो डैमेज हो जाते हैं, इवन सेल जो है वो भी डैमेज हो जाता है, डाई हो जाती है सेल, ठीक है। तो ये जो वेस्ट बनता है इसको साफ सफाई करने का काम किसका होता है? लाइसोसोम का होता है। सो हाउ डज द सेल प्रिवेंट दीज वेस्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इनसाइड इट? अब ये वेस्ट सेल के अंदर ही एक्यूमुलेट, इकट्ठा ना हो, इसको रोकने के लिए सेल जो है वो क्या करता है? तो उसके लिए लाइसोसोम जो है वो अपना काम करता है। लाइसोसोम जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एक सैक होता है। इस तरीके का ये एक स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर नहीं होती, डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। क्योंकि आगे जब और कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, क्लोरोप्लास्ट पढ़ोगे तो वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाइसोसोम जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इन एंजाइम्स को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फिल्ड होता है एंजाइम से। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इन्हीं का काम होता है कि जो अनवांटेड प्रोडक्ट है सेल का, जिसका कोई यूज नहीं है, वेस्ट है, चाहे वो प्रोटीन की फॉर्म में हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हो, चाहे वो फैट की फॉर्म में हो, या फिर इवन जो सेल खुद डैमेज हो चुकी है उस फॉर्म में हो, तो इस वेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने का काम जो है वो कौन करता है? लाइसोसोम, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, इनका काम होता है। तो ये फिल्ड होता है डाइजेस्टिव एंजाइम से, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं अनवांटेड प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, और इवन जो डैमेज्ड सेल्स होती है, और इवन जो डैमेज्ड सेल होती है उसको भी ये ब्रेक करने का, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने का काम करता है, जिससे कि सेल जो है वो क्लीन और हेल्दी रहे। अब इसने, इसके जो एंजाइम्स थे उनको अनवांटेड मटेरियल जो था उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे प्रोडक्ट बना दिए। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये फॉर्म जो हुए थे ब्रेकडाउन से, ये रिलीज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये रिलीज हो जाते हैं, एक मिनट, ये रिलीज्ड हो जाते हैं कहां पर? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में रिलीज होने के बाद ये फर्दर रीयूज्ड भी हो जाते हैं कुछ अदर सेल्यूलर प्रोसेसेस में, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उसके बाद साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गए, रिलीज होने के बाद वहां पर वो अदर सेल्यूलर प्रोसेस में रीयूज्ड हो सकते हैं। अगर रीयूज्ड नहीं होते हैं तो लाइसोसोम जो है वो अपने आप को, खुद को ही खत्म कर लेता है, अपने आप को ही मार देता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर यदि आपसे सुसाइडल बैग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको सरप्राइज नहीं होना है, आपको ऑल्टरनेटिव नेम जो है किसी भी सेल ऑर्गेनेल के वो आपको पता होने चाहिए। इसीलिए सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है लाइसोसोम को। तो ये था हमारे 4 टॉपिक्स, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एंड लाइसोसोम का कॉन्सेप्ट। किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। एंड उसके बाद आ जाता है हमारे पास थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी में अगर हम जाएं तो आप देखोगे कि जो ह्यूमन स्पर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, जो एक स्पर्म सेल होती है उसमें भी ये लाइसोसोमल एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? जब व्हेन स्पर्म मीट्स एन एग, जब स्पर्म जो है वो एक एग के साथ में मीट करता है तो जो एग की
3-4 लेयर्स होती हैं। इसमें ये जो आउटर लेयर होती है एग की, उसको डिसॉल्व करने का, उसको कट करने का, ब्रेक करने का काम ये लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो करते हैं। एंड देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है। तो जो ह्यूमन स्पर्म सेल्स हैं उनमें लाइसोसोमल एंजाइम्स पाए जाते हैं। जब व्हेन स्पर्म मीट करता है एग के साथ में, तो ये एंजाइम जो है वो उसकी आउटर लेयर जो होती है एग की, उसको ब्रेक करते हैं, उसको डिसॉल्व करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। अब ये जो ह्यूमन स्पर्म सेल है, इसके बारे में इन डिटेल आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ोगे। ठीक है, जब आपके हाफ ईयरली हो जाएंगे, मे बी हाफ ईयरली में ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 11 में इसके बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हो। तो अगर यदि यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है, तो सेशन को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।